विद्यार्थियों, आपके लिए मेरे द्वारा फिर से एक वीडियो लेक्चर तैयार किया गया है जो कि आज आपके सामने है। और इससे पहले मेरे वीडियो लेक्चर संभवतः आपने देखे होंगे। अगर वन बाई वन करके देखते जाएंगे तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी और सभी वीडियो लेक्चर समझ में आएंगे। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी पार्ट को इग्नोर न करें, किसी भी पार्ट को छोड़े ना। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आगे का वीडियो लेक्चर शायद समझ में ना आए। आज का हमारा कंसेप्ट है एक्सप्लेन द जुडिशियल रिफॉर्म गिवन बाय कॉर्नवालिस। इसको हमने यहाँ एक्चुअल में एक और दो पार्ट में समझाने की कोशिश की है, यानी कि 1787, 1719 और तीसरा पार्ट इसका और है जो मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाया जाएगा। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में पहली बार एक गवर्नर जनरल जो कि वारेन हेस्टिंग्स आया था, उसने 1772, 1774, 1781 इन तीन प्लानों में भारत में जुडिशियल व्यवस्था को बनाए रखा। और पहली बार एक ऐसा गवर्नर जनरल आया जिसने जुडिशियल व्यवस्था के संबंध में कुछ व्यवस्था बनाकर भारत को दी और वो काफी हद तक कारगर सिद्ध हुई। और आज वर्तमान समय में वारेन हेस्टिंग्स की दी हुई व्यवस्थाओं से हम कार्य कर रहे हैं। जिस तरह वारेन हेस्टिंग्स ने अपने प्लान दिए थे, ठीक उसी तरह से एक नेक्स्ट गवर्नर जनरल आया कॉर्नवालिस। उस कॉर्नवालिस ने भी अपने तीन प्लान दिए 1787, 1790 और 1793। तो आज हम बात करेंगे 1787 और 1790 की कि इन दो प्लानों में कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक व्यवस्था बरकरार रखने के लिए क्या किया। क्या वारेन हेस्टिंग्स की न्यायिक व्यवस्था को चुनौती दी, क्या उसमें कुछ सुधार किए, क्या उन्हीं व्यवस्था को वापस लेकर आए। तो देखिए विद्यार्थी, क्या किया। नंबर फर्स्ट, रिफॉर्म बाय कॉर्नवालिस इन 1787। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने 1787 में अपना पहला जुडिशियल प्लान भारत में रखा और वो जुडिशियल प्लान था नंबर फर्स्ट, कलेक्टर फॉर बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों जगहों के लिए कलेक्टर की स्थापना करना, कलेक्टर को नियुक्त करना। कलेक्टर की व्यवस्था की गई तीनों जगह। और शायद आपकी जानकारी में हो, कलेक्टर की व्यवस्था, कलेक्टर की पद स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में ही की थी। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कोई नई बात है। सेकंड, कलेक्टर फॉर कलेक्ट द रेवेन्यू। दूसरी व्यवस्था बनाई कि क्षेत्र में जो भी रेवेन्यू, राजस्व, मालगुजारी, इन सभी को जो व्यक्ति इकट्ठा करेगा वो व्यक्ति कलेक्टर होगा। कलेक्टर, आई मीन टू से ए पर्सन कलेक्ट टू रेवेन्यू, इट्स मीन्स टू अबाउट कलेक्टर। थर्ड, डिवाइडेड इन 23 डिस्ट्रिक्ट। बात कर रहे हैं हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यहाँ एक कंफ्यूजन आपको आएगा। मैंने कहा डिवाइडेड इन 23 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 23 जिलों में बांटना। लेकिन किसको बांटना? मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को? किसको बांटने की बात कर रहे हैं? ध्यान रखें विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूँ 1787 की। और 1787 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात ये राज्य नहीं हुआ करते थे। उस समय सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व था, उसी के आधिपत्य में सभी लोग रह रहे थे। और उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बात मैं कर रहा हूँ। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बात कर रहे हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उस समय कुल मिलाकर 36 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, 36 जिले। उन 36 जिलों को घटाकर यहाँ कॉर्नवालिस ने केवल 23 की जिलों की संख्या घटाकर कम कर दें, जिससे कि जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनको उन क्षेत्र अधिकारों में कार्य करने में आसानी होगी। कम अधिकारियों पर ज्यादा लोड हम दे सकें और काम कर सकें। फोर्थ,
जज फॉर मुफस्सिल कोड। ये एक नया सुधार कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। फोर्थ, जज फॉर मुफस्सिल कोड। मुफस्सिल कोर्ट में जज के रूप में कलेक्टर को अपॉइंट किया गया। ठीक, प्रत्येक कोर्ट में कलेक्टर को एज ए जज मुफस्सिल कोर्ट में अपॉइंट किया गया। अब एज ए जज कलेक्टर साहब स्वयं सभी मामलों को सुनेंगे, समझेंगे और निर्णय देंगे। फिफ्थ, कलेक्टर कम मजिस्ट्रेट। जैसा कि आज हम लिखते हैं कि प्रत्येक कलेक्टर मजिस्ट्रेट है, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट। तो ऐसा क्यों, एक ही व्यक्ति को हम कलेक्टर क्यों कहते हैं और उसी को डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश क्यों कहते हैं? शायद विद्यार्थियों मेरे वीडियो लेक्चर देखकर समझने से आपको इस बात का पता चल गया होगा, और नहीं चला हो तो मैं क्लियर कर दूं कि कलेक्टर मीन्स अबाउट ए पर्सन कलेक्ट टू रेवेन्यू। जब कोई व्यक्ति, जब कोई अधिकारी राजस्व वसूल करता है और इकट्ठा करता है तो उसे हम कलेक्टर कहते हैं। सेकंड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी मजिस्ट्रेट से तात्पर्य के दंडाधिकारी, उसे दंड देने का अधिकार है। जब एज ए जज वो किसी मामले को सुनता है, समझता है और उसमें पनिश्ड कर सकता है किसी को, तो उसे हम मजिस्ट्रेट कहेंगे यानी दंडाधिकारी। सेकंड, 1790 रिफॉर्म बाय कॉर्नवालिस इन 1790। कॉर्नवालिस द्वारा अपना सेकंड प्लान 1719 में पुटअप किया गया और न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कुछ पॉइंट रखे गए। नंबर 1, एस्टेबलाइज्ड कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एस्टेबलाइज कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि उन्होंने यह व्यवस्था की कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना की गई, जिलाधीश के न्यायालयों की स्थापना की गई, जिसमें ऊपर के पॉइंट में ही हम समझ चुके होंगे कि कलेक्टर का मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को ही मजिस्ट्रेट की पावर दी गई थी। तो यहाँ जो जिला न्यायालयों की, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की न्यायालयों की स्थापना की गई, उसमें मजिस्ट्रेट ही न्याय देता था। सेकंड, कोर्ट ऑफ सर्किट। कोर्ट ऑफ सर्किट से तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू कोर्ट ऑफ सर्किट? कोर्ट ऑफ सर्किट एक ऐसा न्यायालय जिसे चलित न्यायालय कहते थे, छोटा न्यायालय कहते थे। छोटे मोटे मामले यानी छोटी मोटी प्रकृति के मामलों को सुना और समझा जाता था और न्यायालय स्वयं अपने स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाकर कार्रवाई करता था। थर्ड, सदर निजामत अदालत। सदर निजामत अदालत से तात्पर्य है कि जब कोई मामला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाए या सिविल कोर्ट द्वारा यानी मुफस्सिल दीवानी अदालत द्वारा सुना जाए और मामला 1000 पाउंड से ज्यादा का हो तो सदर निजामत अदालत में जाता था। अप्लाइड फॉर लॉ। अप्लाइड फॉर लॉ ये एक नया कंसेप्ट, 1 और 2, एक नया कंसेप्ट लेकर कॉर्नवालिस आए, अप्लाइड फॉर लॉ। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, उसके द्वारा जो अपराध किया गया है, ये बात तो हमारे सामने आ गई कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारा या चोट पहुंचाई या उसके किसी सामान का नुकसान किया, क्षति पहुंचाई, लेकिन हमें ये जानकारी लेना भी नितांत आवश्यक है कि क्या वह कार्य उसने स्वेच्छा से किया, क्या वह कार्य वाकई में आपको नुकसान, क्षति या जान से मारने के लिए किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूलवश ऐसा कार्य हुआ हो। तो आज विद्यार्थी जो हम इंडियन पेनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता यानी लॉ ऑफ क्राइम में पढ़ते हैं, मेंस रिया आपराधिक भावना, क्या उन कार्यों को करने के पीछे उसकी कोई आपराधिक भावना थी, ये जानना न्यायालय के लिए बहुत जरूरी है। एक नई चीज कॉर्नवालिस अपने सुधार में लेकर आए। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।